तुम्हारा अभी अभी दूसरा जन्म हुआ है और अपने परिवार को भूखा रखने के बजाय तुमने उधार के पैसे से एक सूखे मरे हुए बांस के पहाड़ को लीज पर ले लिया है। पूरा गांव तुम्हें पागल समझता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भले ही बांस मरा हुआ दिखता है, तुम्हारी दिव्य आंखों में तुम्हें जमीन के नीचे हरे पोषक तत्व और सुनहरी रोशनी दिखती है। बस थोड़ी लकड़ी की राख छिड़क दो और हर दिन सैकड़ों किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के सर्दियों के बांस के अंकुर उग आएंगे। तब से तुम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दोगे। इस समय चेन फेंग ने 3 सेकंड के लिए छत की काली बीम को देखा और उसके दिमाग में एक याद कौंध गई। वह सच में जिंदा हो गया था उस सर्दी में वापस। अपनी पिछली जिंदगी में उसे एक गंभीर बीमारी से ब्रेन डैमेज हुआ था और वह गांव का मेंटली चैलेंज्ड इंसान बन गया था। उसकी बहन को उसे ठीक करने के लिए गांव के एक बूढ़े कुंवारे से शादी करनी पड़ी और आखिर में वह एक कुएं में कूद गई। इस जिंदगी में भगवान ने उस पर दया की और उसे नए सिरे से शुरू करने की इजाजत दी, इससे पहले कि वह अपने विचारों को ठीक कर पाता। जब लकड़ी का पतला दरवाजा लात मारकर खोला गया तो जोरदार आवाज हुई। हवा और बर्फ के झोंके से कई लोग घर में घुस आए। उनके आगे एक आदमी था जिसके चेहरे पर दाग थे। उसने एक घिसा हुआ मिलिट्री ओवरकोट पहना हुआ था और उसके मुंह से आधी धुंधली सिगरेट लटक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का बदनाम गुंडा लाई जिली था। लाई जिली ने धुएं का एक गोला छोड़ा, कांग यांग को बनावटी मुस्कान दी और कहा, चेन फेंग, दिखावा बंद करो। तुमने मुझसे जो 30 युआन उधार लिए थे वे आज ब्याज के साथ देने हैं। यह कुल 80 युआन। मुझे पैसे दो। चेन फेंग ने खुद को सहारा दिया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने लाई जिली को घूरा। उसकी आवाज भारी थी। मैंने तुम्हें 30 उधार दिए थे, साल के आखिर तक 50 चुकाने का वादा किया था। अभी 1 महीना ही हुआ है और तुम्हें 80 चाहिए। मेरे पैसों के साथ यही नियम है। लाई जिली ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए और जूते के तले से उसे रगड़ते हुए कहा। उसकी नजरें घर के चारों ओर घूमी। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो ठीक है, तुम इस टूटे फूटे घर का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हो और तुम्हारी प्यारी छोटी बहन मेरी रखैल बन सकती है। हम हिसाब बराबर कर लेंगे। यह सुनकर चेन फेंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपने तकिए के नीचे से एक जंग लगा लकड़हारा चाकू निकाला, करवट ली और उसकी नोक लाई जिली के पेट पर दबा दी। उसे छूकर देखो, चेन फेंग ने दांत पीसते हुए कहा। लाई जिली चौंक गया और आधा कदम पीछे हट गया। उसके 2 गुर्गे भी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन फेंग, जो आमतौर पर इतना शांत रहता था, चाकू चलाने की हिम्मत करेगा। आज भले ही वह लगभग मर रहा था। ठीक है बच्चे, तुम में हिम्मत है, लाई जिली ने मुस्कुराते हुए कहा और चेन फेंग की नाक की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर तुम 3 दिन में 100 युआन नहीं ला पाए तो मैं अपने आदमियों को लाकर इस टूटे फूटे घर को जमीन पर गिरा दूंगा। यह कहकर लाई जिली और उसके आदमियों ने गालियां देना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। चेन फेंग ने अपना लकड़ी काटने वाला चाकू नीचे फेंक दिया और कांग के किनारे पर बैठ गया। एक गर्म ईंट के बिस्तर पर जोर जोर से हाफ रहा था। 1983 में 100 युआन शहर के एक मजदूर की 3 महीने की मजदूरी के बराबर था। उसके परिवार को चावल का एक दाना भी नहीं मिल पा रहा था। वह 100 युआन कहां से लाएगा? चेन फेंग खड़ा हुआ, अपना फटा हुआ पैच लगा हुआ कॉटन का कोट कमर पर लपेटा, उसे भांग की रस्सी से बांधा, अपना लकड़ी काटने वाला चाकू उठाया और बाहर निकल गया। पैसे के बिना वे गुजारे के लिए सिर्फ पहाड़ों पर निर्भर रह सकते थे। दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों के लोगों के लिए जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका था। बाहर भारी बर्फ गिर रही थी। हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। सुबह की हवा
फटे हुए पुआल के सैंडल पहने चेन फेंग बर्फ में से होते हुए गांव के पीछे गहरे पहाड़ों में चला गया। भारी बर्फ ने पहाड़ों को ढक दिया था और सभी जानवर हाइबरनेट कर रहे थे। तीतर और खरगोश, जो आमतौर पर आजादी से घूमते थे, कहीं नहीं दिख रहे थे। फल, वह अभी भी एक गंभीर बीमारी से उबर रहा था और वह पहले से ही कमजोर था। अब भूख से उसकी नजर धुंधली हो गई थी और उसके पैर सीसे जैसे लग रहे थे। एक पुराने चीड़ के पेड़ के सहारे झुककर चेन फेंग ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे दोबारा जन्म लेने के बाद फिर से मौत के लिए मजबूर किया जाएगा? उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों में आग लग गई हो। तभी उसे अचानक लगा जैसे उसकी आंखों में सुइयां चुभ रही हों। लगा जैसे उनमें आग लग गई हो। तेज दर्द आया और तेजी से चला गया। उसने अपने दांत पीसे, आंखें मली और धीरे से उन्हें खोला। उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। कभी सफेद बर्फ का मैदान और भूरे भूरे पेड़ों के तने पूरी तरह बदल गए थे। पूरी दुनिया एक ग्रे फिल्टर से ढकी हुई लग रही थी और इस ग्रेपन के अंदर रोशनी के बिखरे हुए लाल धब्बे चमक रहे थे। उसने नीचे देखा और देखा कि सोयाबीन के साइज का एक लाल धब्बा उसके पैरों के पास बर्फ के नीचे हल्का सा चमक रहा था। उत्सुकता में चेन फेंग ने एक माचिटी ली और उसने बर्फ के एक झुरमुट में खोदा। नीचे कीचड़ में एक मोटा कटवर्म लिपटा हुआ दिखाई दिया। चेन फेंग का दिल जोर से धड़का और उसके दिमाग में एक बड़ा अंदाजा आया। उसने कीड़े को घूरा, उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने फिर ऊपर देखा और कुछ दर्जन मीटर दूर एक पेड़ के खोखले में मुट्ठी भर लाल रोशनी देखी। वह दौड़कर गया और अंदर एक गिलहरी को सुप्त अवस्था में देखा। चेन फेंग पूरी तरह समझ गया। न सिर्फ उसका दूसरा जन्म हुआ था, बल्कि भगवान ने उसे ऐसी आंखें भी दी थी जो जिंदा चीजों की गर्मी के पार देख सकती थी। जब तक कुछ जिंदा था और उसमें गर्मी थी, वह उसकी आंखों में थी। वह लाल रोशनी में बदल जाती थी। जितना ज्यादा टेम्परेचर और जितनी ज्यादा लाइटें, लाल रोशनी उतनी ही तेज होती थी। इन आंखों से वे दिन जब पहाड़ भारी बर्फ से ढके होते थे, उसके लिए कुदरती खजाना थे। चेन फेंग इतना एक्साइटेड था कि उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसे अपने शरीर पर ठंड का एहसास भी नहीं हुआ। बांस का झुरमुट बहुत पहले ही सूख चुका था। बांस के सारे पत्ते झड़ चुके थे और बांस के डंठल हवा से उड़ रहे थे। लेकिन अब चेन फेंग की आंखों में उस अंधेरे, सूखे बांस के झुरमुट में लाल रोशनी की लंबी लड़ियां चमक रही थी। कुछ लाल रोशनी हल्की थी, एक हल्की लाल चमक, फिर भी बहुत तेज, बांस के बीच छिपी लाल गर्म लोहे की सलाखों जैसी लग रही थी। सबसे तेज लाल चमक वाला डंठल। यह डंठल जांघ जितना मोटा था। इसका बाहरी हिस्सा सिकुड़ा हुआ और पीला था और थपथपाने पर एक खोखली आवाज आती थी। कोई भी इसे दूसरी नजर से नहीं देखता था, लेकिन चेन फेंग की आंखों में डंठल के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली लाल चमक लगभग बह रही थी। चेन फेंग ने अपनी चाकू घुमाई, चमकदार लाल चमक पर निशाना साधा और उसे जोर से नीचे गिरा दिया। एक तेज आवाज के साथ सूखे बांस में एक बड़ा घाव दिखाई दिया। चेन फेंग फिर घाव और उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। दर्जनों मोटे ताजे बांस। बांस के हिस्से में लगभग एक उंगली जितने मोटे सफेद कीड़े एक साथ ठूंस दिए गए थे। 1980 के दशक में ये शहर के सरकारी रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्नैक थे। ये आमतौर पर बांस के अंदर छिपे होते थे और इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। अनुभवी शिकारियों को आवाज के लिए टैप करने और सुनने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में उन्हें ढूंढना और भी कठिन था। ज्यादातर लोग मान लेते थे कि वे जमकर मर गए हैं। किसने सोचा होगा कि इस भारी बर्फ में वे सभी मुरझाए हुए बांस के अंदर गर्मी के लिए एक साथ दुबके हुए थे। चेन फेंग ने जल्दी से अपने फटे हुए सूती कोट को उतार दिया और उसे जमीन पर फैला दिया।
उसने एक चाकू लिया और बांस को खंड खंड कर अलग कर दिया। मोटे सफेद बांस के कीड़े बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर रहे थे। सिर्फ इस एक बांस से उसने आधा पाउंड से अधिक बांस के कीड़े निकाले। चेन फेंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। शहर का सरकारी रेस्टोरेंट इन चीजों के लिए 2.5 युआन प्रति पाउंड दे सकता था। सिर्फ उस एक कट से उसे $1 से ज्यादा की कमाई हुई थी। ये सिर्फ बांस के कीड़े नहीं थे, ये तो लगभग शुद्ध चांदी थी। चेन फेंग ने ध्यान से सभी बांस के कीड़ों को अपने कॉटन पैडेड कोट के अंदर लपेटा और उसे बांध दिया। कुछ बांस के कीड़े, कुछ नीचे थे, कुछ सिरे पर। पहले बांस के कीड़े मिलना किस्मत की बात थी। पूरे दिन काम करने पर 2 पाउंड से ज्यादा नहीं मिलता था। अब गर्मी महसूस करने की इस काबिलियत से वह एक नजर में बता सकता था कि किस बांस के तने में कीड़े हैं और कौन सा खाली है। ठंडी हवा बांस के जंगल में गरज रही थी, लेकिन चेन फेंग को एनर्जी से भरा हुआ महसूस हो रहा था। इस रफ्तार से वह एक दिन में अपना 100 युआन का कर्ज चुका सकता था। झुंड में उड़ते बांस के कीड़ों से पैदा होने वाली गर्मी चेन फेंग को साफ पता चल रही थी। वह पागलों की तरह झूल रहा था, अपना चाकू लगातार सबसे तेज गर्मी के सोर्स की तलाश में। उसने सूखे बांस के डंठलों को एक के बाद एक काटा और मोटे बांस के कीड़े चटकने की आवाज के साथ गिरे। उसने जो दुनिया देखी वह पूरी तरह बदल गई थी। पूरा बांस का जंगल लाल रोशनी में नहाया हुआ था। जहां गर्मी थी वहां गर्माहट थी। वह जीवों को साफ देख सकता था और मुश्किल से 2 पाउंड वजन पा रहा था। अब चेन फेंग की आंखें लाल लाइट को स्कैन कर रही थीं और एक ही वार से उसे कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। 1 घंटे से भी कम समय में उसका फटा हुआ कॉटन पैडेड कोट पूरे 7 या 8 पाउंड बांस के कीड़ों से भर गया। एक बड़ा सफेद झुंड अभी भी इधर उधर रेंग रहा था। यह सब पैसा था। चेन फेंग ने अपना कोट और गट्ठर कस लिया और जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने अपने पैर नहीं हिलाए और 2 या 3 मीटर दूर एक चमकदार नारंगी लाल रोशनी चमक उठी बर्फ से। यह रोशनी बांस के कीड़ों से कहीं ज्यादा तेज थी और उनके सिर बड़े थे, जैसे जमीन के नीचे दबी भट्टी हो। चेन फेंग ने एक फावड़ा उठाया और खोदा, मोटी बर्फ हटाई और आधा मीटर जमी हुई मिट्टी खोदकर एक गहरा गड्ढा दिखाया। अंदर 4-5 छोटे सूखी घास से ढके गड्ढे थे। स्वर के बच्चों जितने मोटे बांस के चूहे एक साथ लिपटकर सो रहे थे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की वजह से सभी बांस के चूहे सर्दियों के लिए अपने गहरे बिलों में छिप गए। बिल के दरवाजे इतने अच्छे से बंद थे कि शिकारी कुत्ते भी उन्हें सूंघ नहीं सकते थे। अगर धूल और दिखने वाली गर्मी न होती तो किसी को भी मोटे चूहों का यह घोंसला नहीं मिलता। चेन फेंग ने हाथ बढ़ाकर एक बड़े बांस के चूहे को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया। हे भगवान, वह भारी था, उसके फर चमकदार थे, उसका वजन कम से कम 5 पाउंड था। उसके शरीर पर अभी भी पतझड़ के टैग लगे थे और वह इतना मोटा था कि उससे लगभग तेल टपक रहा था। बांस के चूहे चीख रहे थे और बुरी तरह से संघर्ष कर रहे थे। चेन फेंग ने उन्हें अपनी टोकरी में डाल दिया और एक ही बार में 5 चूहे निकाल लिए। टोकरी खचाखच भरी हुई थी और बांस के कीड़ों की वजह से उसका वजन 30 पाउंड से ज्यादा था। चेन फेंग ने टोकरी उठाई और ठंडी हवा का सामना करते हुए शहर की ओर चल पड़ा। लेस्ली कल 100 युआन का सूद का लोन लेने आ रही है, मुझे इसे आज ही लेना है। वह शहर पहुंचा। पूरी तरह अंधेरा था। पीछे के आंगन में अभी भी लाइट जल रही थी। चेन फेंग पिछले दरवाजे पर गया, हाथ उठाया और मोटे अप्रेंटिस को जोर से थप्पड़ मारा। चिल्लाया, तुम कौन हो? आधी रात को अपनी आत्मा को बुला रहे हो? उसने दरवाजा खोला और एक मोटा सिर बाहर झांका। वह किचन का अप्रेंटिस था, एक मोटा आदमी जिसका चेहरा गुस्से वाला था। मोटे अप्रेंटिस के हाथ में एक चिकना करछुल था। खून,
और वह ले जा रहा था एक फटी हुई बांस की टोकरी जो किसी भिखारी की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा उतर गया और उसने हाथ हिलाकर कहा, जाओ जाओ, भीख मांगो। सामने का दरवाजा, पीछे का किचन, खेती। बेकार लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि चेन फेंग ने दरवाजे के पैनल को जोर से पकड़ लिया। दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। चेन फेंग ने कहा कि वह वहां खाना मांगने नहीं आया है, बल्कि मैनेजर वू जियानजुन से कुछ अच्छा सामान देने आया है। उसका लहजा शांत था, लेकिन मोटा प्रशिक्षु हंसा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हिला नहीं सका। चेन फेंग की नाक की ओर इशारा करते हुए उसने गाली दी, तुम पेशाब करके खुद को क्यों नहीं देखते? पहाड़ों पर बर्फ जमी है, तीतर का एक पंख भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या अच्छा सामान है? जमे हुए चूहे या सड़ी हुई पेड़ की जड़ें? निकल जाओ यहां से। मैनेजर वो ऐसे हैं जिनसे तुम जब चाहो मिल सकते हो। स्टोर के अंदर से एक कर्कश आवाज आई। यह सब शोर किस बात का है? इस ठंडे मौसम में दरवाजा खोलने से हवा अंदर आती है। जोंगशान सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ पीछे करके अंदर आया। उस आदमी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा बर्तन के तले जैसा काला था। यह परचेजिंग मैनेजर वू जियानजुन था। जियानजुन आज पहले से ही नाराज था। कल शहर में एक जरूरी दावत थी और ऊपर से लोग इंस्पेक्शन करने आ रहे थे। भारी बर्फबारी की वजह से सब्जी मार्केट में सिर्फ पत्ता गोभी और आलू थे। बासी सब्जियां होने पर मैनेजर के तौर पर उसे जरूर डांट पड़ती। मोटे ट्रेनी ने वू जियानजुन को देखकर जल्दी से मुस्कुराया और शिकायत की, मैनेजर वू, यहाँ एक भिखारी है जो पहाड़ी फल सब्जियां बेचने की जिद कर रहा है। मैं तो बस उसे भगा रहा था। वू जियानजुन ने चेन फेंग की तरफ देखा, उसके फटे पुराने कपड़े देखे और हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, बस उसे 2 बचे हुए स्टीम्ड बन दे दो और भेज दो। पिछले दरवाजे पर परेशानी मत करना। चेन फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपनी टोकरी उतारी और जोर से बर्फ पर रख दी। वू जियानजुन ने आवाज सुनी, रुका और टोकरी से सामान उतारते हुए आवाज सुनने लगा। यह रोशनी नहीं है? उसने आधा यकीन करते हुए पूछा। इस कड़ाके की सर्दी में तुम्हारे पास क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं? चेन फेंग ने शक के साथ पास आकर कहा। बिना कुछ कहे उसने टोकरी का ढक्कन उठाया और अंदर टॉर्च जलाई। 5 मोटे ताजे बांस के चूहे रोशनी से चौंक कर एक साथ जमा हो गए थे और जोर जोर से चीख रहे थे। उनके बाल चमकदार और चिकने थे। वू जियानजुन की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मोटे अप्रेंटिस को एक तरफ किया, टोकरी की तरफ दौड़ा, नीचे बैठा और बांस के चूहों को ध्यान से देखने लगा। वू जियानजुन की आवाज फट गई जब उसने कहा, हे भगवान, ये तो जिंदा बांस के चूहे हैं। उसने एक उठाया, उसका वजन किया और कहा, यह 5 पाउंड जैसा लग रहा है। फेंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे खोल दिया। कॉटन पैडेड कोट पहना और बंडल खोला। अंदर बांस के कीड़े थे, हर एक उंगली जितना मोटा, सफेद और मोटा, एक घने भीड़ भरे झुंड में रेंग रहा था। वू जियानजुन हांफने लगा। उसकी नजर बांस के कीड़ों पर टिकी थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। ये ड्रिंक्स के साथ खाने के लिए एकदम सही स्नैक है। एक बार जब ये डीप फ्राइड हो जाएंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम हो जाएंगे। पतझड़ में भी इतनी फसल मिलना मुश्किल है। बर्फ से ढके पहाड़ों की तो बात ही छोड़ दें। ये निश्चित रूप से एक शानदार एंट्री करेंगे। कल की दावत में वू जियानजुन का रवैया एकदम बदल गया। उसने चेन फेंग का हाथ पकड़ा, उसे घर के अंदर खींच लिया और मोटे अप्रेंटिस पर चिल्लाने लगा, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से छोटे भाई के लिए थोड़ा गर्म पानी डालो। अनजान मोटा अप्रेंटिस डर के मारे कांप गया और पानी लेने के लिए दौड़ पड़ा। अंदर हीटर की गर्मी ने चेन फेंग के शरीर से खून पिघला दिया।
वू जियानजुन ने उसे नीचे खींचकर बैठा दिया। उसकी आंखें सामान की टोकरी को घूरते हुए चमक रही थी। वू जियानजुन ने अपने हाथ आपस में रगड़े, मुश्किल से निगलते हुए कहा, यंग मैन, यह चीज कमाल की है। मैं साफ साफ कह दूं, मुझे कल अपने मेहमानों के लिए अच्छा खाना चाहिए। मैं तुम्हारे सारे बैम्बू रैट और बैम्बू वर्म ले लूंगा। आमतौर पर बैम्बू रैट 1.5 युआन और बैम्बू वर्म 2.5 युआन के मिलते हैं। इस कड़ाके की सर्दी में मैं तुम्हें बैम्बू रैट के लिए 1.8 युआन और बैम्बू वर्म के लिए 2.8 युआन ज्यादा दूंगा। कैसा रहेगा? चेन फेंग ने गर्म पानी का एक घूंट लिया। उसका मन साफ था। वू जियानजुन की जल्दी। इसका मतलब था कि कल की दावत खास थी। इस बर्फीले मौसम में शहर में कोई और इतना ताजा जंगली शिकार नहीं ला सकता था। यह अनोखा था। चेन फेंग ने अपना पानी का गिलास नीचे रखा और 3 उंगलियां ऊपर उठाते हुए कहा, मैनेजर वू, सच कहूं तो बांस के कीड़े 3.5 युआन प्रति पाउंड हैं। बांस के चूहे 2.5 युआन प्रति पाउंड हैं। 1 पैसा भी कम नहीं। यह सुनकर वू जियानजुन की मुस्कान गायब हो गई। युवक, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। रेस्टोरेंट में एक तय कीमत होती है, तुमने उसे पार कर दिया है। चेन फेंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और शांति से कहा, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से ये चीजें ढूंढना मुश्किल है। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि यह कितना मुश्किल है। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है तो मैं काउंटी नहीं जाऊंगा। वहां बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कोई ना कोई तो यह कीमत देगा ही। यह कहते हुए चेन फेंग अपनी टोकरी उठाने के लिए उठे। वू जियानजुन ने जल्दी से चेन फेंग का कंधा पकड़ा और कहा, अरे जल्दी मत करो। वह जल्दी जल्दी हिसाब लगा रहे थे। कीमत ज्यादा थी, लेकिन उसके पास एक खास कोटा था। कल ऊपर वालों का अच्छे से ख्याल रखना। कुछ दर्जन युआन ज्यादा क्या है? अगर चेन फेंग भाग गया और दावत खराब कर दी तो मैनेजर के तौर पर मेरी नौकरी खत्म। वो जियानजुन ने दांत पीसते हुए टेबल पर मुक्का मारा। ठीक है, हम तुम्हारी कीमत मानेंगे, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि आगे से अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई अच्छा सामान हो तो तुम उसे सबसे पहले हमारे रेस्टोरेंट में भेजोगे। चेन फेंग मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। उसने बांस के कीड़ों का वजन किया, 8.5 जिन। बांस के चूहे 26 जिन, यानी बांस के कीड़ों के लिए 29.75 युआन और बांस के चूहों के लिए 65 युआन, कुल 94.75 युआन। वू जियानजुन ने मेटल कैबिनेट खोला, एकदम नए 10 युआन के नोटों का एक ढेर निकाला, 10 गिने, उन्हें चेन फेंग को दिया और फिर उसे बदले में 5 युआन दिए। उसने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी। वू जियानजुन ने एक्स्ट्रा 5 युआन की ओर इशारा किया और कहा, चलो इसे 100 युआन तक राउंड अप करते हैं। एक्स्ट्रा को डिपॉजिट समझो, नौजवान। अगर भविष्य में तुम्हारे पास कोई अच्छा सामान हो तो बेझिझक भेज देना मुझे। मैं, वो, तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत नहीं करूंगा। चेन फेंग ने पैसे लिए। उसके हाथ में एक मोटी गड्डी थी। 100 युआन लाई जिली का कर्ज चुकता हो गया था। उसने ध्यान से पैसे रखे, अपनी खाली टोकरी उठाई और सरकारी रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। बाहर बर्फ और भी तेज गिर रही थी। चेन फेंग बर्फीले तूफान में कूद गया। बर्फ और भी भारी होती जा रही थी। हवा बर्फ के टुकड़ों को ले जा रही थी। उसके चेहरे पर रेजर ब्लेड की तरह चुभ रही थी। चेन फेंग ने एकदम नए 10 युआन के नोटों की गड्डी पकड़ ली। सीने से कसकर टखने तक गहरी बर्फ में गांव की ओर चल रहा था। 1980 के दशक के ग्रामीण इलाकों में 100 युआन बहुत बड़ी रकम थी। चेन फेंग ने हिसाब लगाया कि इस पैसे से न केवल सूदखोर लोन शार्क का कर्ज चुकाया जा सकता है, बल्कि शहर में कुछ पोर्क बेली और मैदा का एक बैग भी खरीदा जा सकता है ताकि उसका परिवार ठीक से खाना खा सके। जैसे ही वह गांव के एंट्री गेट पर पुराने टिड्डे के पेड़ के पास पहुंचा,
चेन फेंग ने अपने ही आंगन की तरफ से एक अजीब सा शोर सुना। कोई चिल्लाया, इसे ले जाओ। अगर मैं आज पैसे नहीं ला पाया तो यह बूढ़ा बैल मेरा है। यह सुनकर चेन फेंग की आंखें तेज घंटी की आवाज से ठंडी हो गईं। यह लाई जीली था, वही कमीना जो अक्सर गांव में घूमता रहता था, लोन शार्किंग और छोटी मोटी चोरियों के अलावा कुछ नहीं करता था। चेन फेंग ने अपनी रफ्तार तेज की और आंगन में भागा। वहां लाई जीली एक फटा हुआ मिलिट्री ओवरकोट पहने हुए और मुंह से आधी सिगरेट लटकाए हुए दो गुर्गों को बूढ़े पीले बैल को जबरदस्ती गौशाला से खींचने का हुक्म दे रहा था। चेन फेंग की मां झांग गुइलान बैल की लगाम कसकर पकड़े हुए थीं। उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, उनके पैर कमजोर थे। वह बर्फ में घुटनों के बल बैठकर रो रही थीं। भाईली, प्लीज हमें कुछ और दिन दे दो। यह बैल हमारे परिवार की जान है। अगर हम इसे ले गए तो हम अगली बसंत में खेत कैसे जोतेंगे? हमें कुछ और दिन दे दो। यह आज काले और सफेद रंग में लिखा है। 50 युआन, मूलधन और ब्याज। लाई जीली ने अपनी सिगरेट का टुकड़ा थूका। उन्होंने झांग गुइलान के कंधे पर लात मारी और उसे रास्ते से हटने को कहा। बूढ़ा बैल अपने 4 खुरों से कीचड़ रगड़ता रहा, शेड से हटने को तैयार नहीं था। गांव वालों का एक बड़ा ग्रुप यह तमाशा देख रहा था, इशारा कर रहा था और फुसफुसा रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कहे। लाई जीली को पकड़ना मुश्किल था, जो कोई भी उससे उलझता वह बर्बाद हो जाता। एक जोरदार चीख के साथ, जो जमीन से फूटती हुई सी लगती थी, चेन फेंग आंगन में आया और अपनी मां को उठाने में मदद की। उसने आराम से उनसे बर्फ झाड़ दी। लाई जीली मुड़ा, मुस्कुराया, जिससे उसके पीले दांत दिख रहे थे, और कहा, अरे, चेन फेंग वापस आ गया। पैसे कहाँ हैं? मुझे मत बताना कि तुम खाली हाथ तांगशान गए थे और 50 युआन नहीं ला सके। मैं आज यह बैल ले जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बैल ही कर्ज है। यह सही है। चेन फेंग के आदमी भी मजाक में शामिल हो गए। उसने अपनी मां को अपने पीछे छिपा लिया, लाई जिली को बेरुखी से घूरते हुए। 50 युआन, बस इतना ही? चेन फेंग ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। दिखावा बंद करो। अगर तुम 50 दिखा सकते हो युआन, मैं आज इस गौशाला का सारा गोबर खा जाऊंगा। इससे पहले कि लाई जिली बोल पाता, चेन फेंग ने 10 युआन के नोटों की एक गड्डी निकाली और लाई जिली के चेहरे पर पटक दी। नोट बिखर गए। चमकीले लाल 10 युआन के नोट बर्फ पर चमक रहे थे। आंगन में सन्नाटा छा गया। हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव वाले मुंह खोले घूर रहे थे। लाई जिली घबराकर पैसे उठाने के लिए नीचे झुका। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह बड़े नोटों से खेलने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने पूछा, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? ब्याज समेत 50 युआन। खुद गिन लो। चेन फेंग आगे बढ़ा, गाय की लगाम पकड़ी, गेट की तरफ इशारा किया और कहा, पैसे लो और अपने आदमियों के साथ मेरे घर से निकल जाओ। लाई जिली ने पैसे पकड़े। उसका चेहरा पीला और फिर लाल हो गया। उसने शुरू में चेन फेंग की गाय को लोन शार्क से खरीदकर पास के गांव में ऊंची कीमत पर बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन फेंग सच में कैश देगा। तुम बहुत बेरहम हो, बच्चे। हम देख लेंगे। लाई जिली ने दांत पीसकर पैसे दे दिए। उसने खाना अपनी जेब में डाला, हाथ हिलाया और अपने आदमियों को बुरी हालत में आंगन से बाहर ले गया। गांव वाले गुस्से में आ गए। चेन फेंग से पूछने के लिए जमा हो गए कि क्या उसने कोई खजाना खोदा है। एक रेस्टोरेंट को बेचने के लिए कुछ जंगली जानवर पकड़े। इस तरह सबको बेवकूफ बनाया। अगली सुबह जैसे ही भोर हुई, चेन फेंग एक बड़ी खाली टोकरी लेकर बर्फ में शहर की ओर चल पड़ा। घर पर उसका चावल का जार पहले से ही खाली था। उसने एक दिन पहले अपना कर्ज चुका दिया था और उसके पास 50 युआन बचे थे। उसने एक बार में 30 जिन बढ़िया चावल खरीदे।
कसाई से 20 जिन आटा और 5 जिन फैटी पोर्क बेली खरीदने के बाद चेन फेंग बाजार के सबसे पीछे एक कोने से गुजरा। यह जगह गंदी और बदबूदार थी, एक स्टॉल जो कुत्ते का मांस मारने और बेचने में माहिर था। 7 या 8 मुंगरे लोहे के पिंजरों में बंद थे। हर कोई अपनी दुम दबाकर कोने में कांप रहा था। स्टॉल का मालिक एक मोटा आदमी था जिसके चेहरे पर निशान थे, जो एक चाकू को सान पर तेज कर रहा था और आवाज आ रही थी। चेन फेंग वहां जाने ही वाला था कि उसका दिमाग खाली हो गया। उसकी नई जागी हुई बायोथर्मल समझ एक्टिवेट हो गई और उसकी नजर में उसके आसपास के लोग और जीवित चीजें लाल रोशनी छोड़ने वाली एनर्जी बॉडीज के झुंड में बदल गई। पिंजरों में बंद कुत्तों की लाल रोशनी बहुत धीमी थी, जाहिर है वे बहुत समय से भूखे थे और आधे मरे हुए थे। लेकिन पिंजरों के बिल्कुल पीछे लाल रोशनी का एक गुच्छा था। रोशनी अंधा कर देने वाली थी, जैसे बर्फ में आग जल रही हो। शैतानी ताकत बहुत तेज थी। चेन फेंग रुका और पास गया। यह एकदम काला मुंगरेल था, साइज में बड़ा नहीं, लेकिन बहुत चौड़े शरीर और मोटे पंजे वाला। यह पिंजरे के बिल्कुल पीछे कीचड़ में पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था और ऐंठ रहा था। इसे साफ तौर पर जहर दिया गया था। अपना चाकू तेज करके वह एक लंबे हैंडल वाली बड़ी लोहे की प्लायर लेकर आया, गाली देते हुए, धत तेरे की, किस बदमाश ने इस कुत्ते को जहर दिया? इसे खाने के लिए जहर दिया गया है, यह मीट खराब कर देगा, मैं इसे बेच नहीं सकता, मुझे इसे मारकर दफनाना ही होगा। मेरे पैसे की क्या बर्बादी है। यह कहते हुए मोटा स्टॉल मालिक काले कुत्ते की गर्दन दबाने के लिए प्लायर लेकर पिंजरे में गया। हालांकि काले कुत्ते को जहर दिया गया था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी जब उसने प्लायर देखा तो उसने पूरी ताकत से अपना सिर उठाया। वह धीरे से बढ़ा, अपना मुंह खोला और प्लायर को काट लिया। एक झटके के साथ चिंगारियां उड़ी। कितना खूंखार कुत्ता है, जिंदा रहने की कितनी मजबूत इच्छा शक्ति है। फेंग भी खुश हो गया, यह सोचकर कि वह अक्सर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ पर जाता होगा। चेन फेंग ने सोचा कि उसे घर पर भी एक गार्ड डॉग की जरूरत है। यह कुत्ता इतना जहरीला था, फिर भी इसका गुस्सैल स्वभाव था। अगर इसे बचाया जा सके तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा मददगार होगा। चेन फेंग चिल्लाया, बॉस, 1 मिनट रुको। वैसे भी, चेन फेंग ने सुझाव दिया, तुम कुत्ते को मुझे क्यों नहीं बेच देते? मोटा स्टॉल मालिक एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने चेन फेंग को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नौजवान, इस कुत्ते को जहर दिया गया है, तुम इसे नहीं खा सकते, इससे तुम्हारी आंखें पीछे की ओर घूम जाएंगी। चेन फेंग ने कहा, मैं इसे नहीं खाना चाहता, मुझे लगता है कि इसका ढांचा अच्छा है, मैं इसे घर की रखवाली के लिए घर ले जाना चाहता हूं। चेन फेंग ने उसने 2 युआन देते हुए कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए 2 युआन। मोटा स्टॉल मालिक एक बेवकूफ को पैसे फेंकते देखकर बहुत खुश हुआ। उस पर, यह मरा हुआ कुत्ता वैसे भी बेकार है, उसने कहा, लेकिन कम से कम मुझे सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के लिए 2 युआन तो मिल ही जाएंगे। उसने जल्दी से मोटे कैनवस के दस्ताने पहने, प्लायर से काले कुत्ते को बाहर निकाला और उसे चेन फेंग की टोकरी में फेंक दिया। चेन फेंग काले कुत्ते को लेकर शहर से बाहर निकल गया, सीधे पीछे के पहाड़ की ओर। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। चेन फेंग को पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह मिली, वह रुका, काले कुत्ते को बाहर निकाला, उसे सूखी घास पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों ने फिर से अपनी बायोथर्मल समझ को एक्टिवेट किया और आसपास के बर्फ के मैदान को स्कैन किया। इन पहाड़ों में एलिफेंटोपस स्कैब्रा नाम की एक जंगली जड़ी बूटी रहती थी, जो अपनी बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती थी। कड़ाके की सर्दी में भी इसकी जड़ें नहीं मरती थी। जल्द ही उसने एक बड़ी चट्टान के नीचे एक दरार में पौधों के कई गुच्छे देखे जिनसे हल्की हरी चमक निकल रही थी।
चेन फेंग दौड़कर गया, बर्फ हटाई और कई एलिफेंटोपस स्कैब्रा पौधे उखाड़ दिए। उसने जड़ी बूटियों को एक चपटे पत्थर पर रखा, एक गोल पत्थर ढूंढा, उसे टुकड़े टुकड़े किया और हरा रस निचोड़ लिया। उसने काले कुत्ते का मुंह खोला, जड़ी बूटी का रस और गूदा अंदर डाला और फिर मुट्ठी भर साफ खून निकाला। उल्टी करते हुए वह हंफने लगा। चेन फेंग ने अपने होश का इस्तेमाल करके देखा कि उसके शरीर के अंदर की लाल रोशनी न सिर्फ बुझी नहीं थी बल्कि और तेज होती जा रही थी। काले कुत्ते की आंखों का धुंधलापन धीरे धीरे कम हुआ। उसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की और असल में लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने चेन फेंग की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि उसके सामने वाले ने उसे बचाया है। उसने अपनी पूंछ हिलाई और पास आया, अपना गर्म सिर चेन फेंग की पैंट की टांग पर रगड़ा। चेन फेंग ने उसे ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और उसका नाम ब्लैक टाइगर रखा। ब्लैक टाइगर बहुत वफादार और गुस्सैल था और चेन फेंग का पक्का रक्षक बन गया। चेन फेंग आंगन में बैठ गया और ब्लैक टाइगर के लिए कुछ खाना बनाया। उसे मजे से मीट खाते देखकर चेन फेंग अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। बांस के चूहे पकड़ना और बेचने के लिए जड़ी बूटियां खोदना सच में पैसे कमाने के तेज तरीके थे और इससे उसे अपनी अभी की मुश्किलों से निकलने में मदद मिली थी। लेकिन पहाड़ों में जंगली जानवर आखिरकार खत्म हो ही जाते। पिछले कुछ दिनों से वह हर दिन पहाड़ पर दौड़ रहा था और उसने देखा था कि पास की पहाड़ियों पर बांस के चूहों के घोंसले कम होते जा रहे थे। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो वह 1 साल तक घोंसलों को खत्म नहीं कर पाएगा। अगर यह पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो गया तो हम इस पर गुजारा कैसे करेंगे? चेन फेंग उठा, अपने हाथ झाड़े और उसे एहसास हुआ कि उसे लंबे समय तक चलने वाला गुजारा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह सिर्फ उस थोड़े से पैसे पर ध्यान नहीं दे सकता था जो वह अभी कमा रहा था। उसे एक सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए था, सच में बड़ा पैसा कमाने का एक तरीका। अगली सुबह नाश्ते के बाद फेंग ब्लैक टाइगर के साथ गांव के आसपास के पहाड़ों में घूमने लगा। वह पूरब की तरफ चीड़ के जंगल से गुजरा और दक्षिण की तरफ फलों के पेड़ों की ढलान को देखा, लेकिन वह दोनों जगहों से खुश नहीं था। इन जगहों पर या तो पहले से ही गांव वालों का कब्जा था या मिट्टी इतनी खराब थी कि किसी काम की नहीं थी। घूमते घूमते उसने तय किया, गांव के पश्चिमी छोर पर बीमार बांस की पहाड़ी के नीचे पहुंचकर। यह पहाड़ी काफी बड़ी थी, जो कई 100 एकड़ में फैली हुई थी। यह पहले घने बांस से ढकी हुई थी, छत के बीम बनाने के लिए काफी। लेकिन 5 साल पहले इसमें एक अजीब बीमारी लग गई। बांस की पत्तियां रातों रात पूरी तरह पीली हो गईं और बांस के डंठल तांबे के सिक्कों जितने काले धब्बों से ढक गए। हर गर्मियों में बांस के जंगल से खट्टे सड़े हुए शकरकंद की गंध आती थी। बाद में जमीन के नीचे बांस की जड़ें भी काली मिट्टी में सड़ गईं। गांव वालों ने उन्हें जलाने की लकड़ी के तौर पर काटने के लिए काट दिया, जिसके धुएं से उनकी आंखों में आंसू आ गए। समय के साथ यह जगह एक बंजर पहाड़ी बन गई। गांव के आवारा कुत्तों ने भी वहां जाने से मना कर दिया। चेन फेंग पहाड़ी के नीचे खड़ा था, नरम काली मिट्टी पर कदम रखते हुए। चेन फेंग उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बायोथर्मल समझ को एक्टिवेट किया। तुरंत नजारा बदल गया। सूखे बांस के बीच से ऊपर देखने पर पूरा जंगल घने भूरे काले धुंध में डूबा हुआ था। कीटाणुओं और कीड़ों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी हर बांस के डंठल के चारों ओर घनी तरह से लिपटी हुई थी। एक ऐसा नजारा जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। चेन फेंग नीचे झुका और काली मिट्टी की ऊपरी परत को खोदकर निकाला। अंदर सफेद कीड़ों के अंडे और हरी फफूंद थी। कोई हैरानी नहीं कि उसने जो कुछ भी लगाया था वह मर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान और गहराई से लगाया, मिट्टी की मोटी परत को भेदते हुए उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। जमीन के नीचे एक गहरी हरी रोशनी निकली,
जो जमीन खोदने के समय की बैंगनी रोशनी से 100 गुना ज्यादा तेज थी। यह जमीन के नीचे एक बड़े हरे समुद्र की तरह थी, जो दिखाता था कि इस पहाड़ की मिट्टी में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स थे। यह लगभग तेल से टपक रही थी।